ये जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों को पढ़िए। आज रात में वर्षा होगी, या आज के मैच में भारत जीतेगा, या दिल्ली भारत की राजधानी है, संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, 5 3 से छोटा है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इसमें एक बात समझ में आ रही है कि पहले वाला और दूसरे वाला इस वाक्यों में सत्यता या असत्यता निश्चित नहीं है। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैच भारत जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। बिल्कुल निश्चित नहीं है। हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि वो जीतेगा ही या नहीं जीतेगा। लेकिन 3 4 और 5 जो वाक्य हैं उसमें हम निश्चित ही बता सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो जिन वाक्यों में हम निश्चिततापूर्वक कह सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, तो वो है व्यंजक कहलाता है, कथन कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो उन्हें हम कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन। यानी जिसमें निश्चित होता है सत्य या असत्य होना, उसे हम कथन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ मूलभूत संक्रियाओं के आधार पर हम इन कथनों पर विचार करें जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे 6 + 5 = 11, ये सत्य है, आप जान रहे हैं, क्योंकि 6 और 5 को जोड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से 11 ही होगा। तो ये एक कथन है। और 6 बड़ा है 4 से, ये भी सत्य है, तो ये भी कथन है। 3 छोटा है 2 से, नहीं, ये असत्य है। लेकिन हम कह तो पा रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह पा रहे कि ये सत्य है या असत्य है। और जब हम निश्चिततापूर्वक कह सकते हैं तो वह कथन होता है। तो ये भी कथन है। अच्छा, यहाँ देखिए चौथे में x + 2 = 3, यानी x और 2 का जोड़ 3 के बराबर है। क्या इसमें आप कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है? बच्चों, x के मान के ऊपर ये बात निर्भर होगी। यदि x का मान 1 रख दिया जाए तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, फिर ये सत्य हो जाएगा। और यदि x का मान 2 रख दिया जाए तो फिर ये असत्य हो जाएगा। यानी इसकी सत्यता या असत्यता किसके ऊपर निर्भर है? x के ऊपर। ऐसे ही यहाँ भी, और इस वाले में भी, और छठे वाले में भी x के ऊपर ही निर्भर कर रहा है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो जब हमारे x के ऊपर निर्भर कर रहा है तो x एक मुख्य पद है। x के बारे में हमें जानना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं आप नंबर 1 वाले में बराबर का निशान देख रहे हैं। ये बराबर का निशान आपको दिखाई दे रहा है। और कौन से में दिख रहा है? चौथे में और छठे में। तो यहाँ समानता सूचक चिन्ह आया हुआ है या समता सूचक चिन्ह आया हुआ है। तो ऐसे कथनों को जिनमें बराबर का निशान आता है, समता का निशान आता है, समता का चिन्ह आता है, उसे हम समानता सूचक कथन कहते हैं। समीकरण क्या है बताते हैं। आप इन प्रश्नों में चौथे प्रश्न को देखिए और छठे प्रश्न को देखिए। इनमें क्या बात दिखाई दे रही है कि इनमें x भी है, यानी कोई चर भी है, और समता सूचक चिन्ह बराबर भी है। तो जब समता सूचक चिन्ह हो और बीजीय व्यंजक हो, x हो, m हो, n हो, y हो, p हो, q हो, r हो, कुछ भी हो, कोई भी बीजीय पद हो, बीजीय व्यंजक हो, या फिर बराबर का निशान हो, समता सूचक चिन्ह हो, तब वह क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक
के दोनों पक्षों का मान समान होता है। समीकरण वास्तव में एक तराजू की तरह होता है। किस तरह से होता है? तराजू की तरह, जहाँ बाएं पलड़े पर हम बाट रखते हैं और दाएं पलड़े पर सामान रखते हैं। यदि सामान हम बढ़ा देते हैं तो हमें बाट को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये तराजू की डंडी क्षैतिज रह सकती है। अब हम एक समीकरण बना करके देखते हैं। एक प्रश्न है, आप समझें कि सैली ने भाई विशाल को कुछ रुपए दिए। क्या दिए? कुछ रुपए। हमें नहीं पता है कि कितने रुपए दिए, तो अब यहाँ हम मान लेंगे। मान लीजिए x रुपए दिए। x एक चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है और समीकरण में हमें इसी को हल करना होता है। सवाल पढ़िए। सैली ने भाई विशाल को कुछ रुपए दिए तथा उसकी माँ ने भी विशाल को 5 रुपए दिए। अब उसके पास 50 रुपए हो गए। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना शैली ने विशाल को रुपए दिए x और माँ ने विशाल को दिए 5 रुपए, तो अब विशाल के पास हो गए 50 रुपए। तो इसको हम समीकरण के रूप में ये लिख सकते हैं, x + 5 = 50। ये एक समीकरण हो गई। x क्या है? कुछ रुपए, जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि कितने रुपए दिए, और 5 जो कि पता है कि माँ ने दिए हैं, तो +5 लिखे और टोटल जो उसके पास रुपए हो गए वो 50 हो गए। तो x + 5 = 50। ये एक समीकरण है। अब आप प्रयास करके देखें। कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूं और आप उसकी समीकरण बनाएं और जांचें कि यह समीकरण है या नहीं है। चलिए, यदि किसी संख्या के 6 गुने से, तो संख्या का 6 गुना, मान लीजिए कोई संख्या x है, माना संख्या, कोई भी संख्या आप कितनी मान लें? x मान लीजिए, और प्रश्न क्या कह रहे? 6 गुने से, तो 6x, x का 6 गुना हो गया 6x। आप 8 घटाएं तो -8, घटा दिया 8, कितना प्राप्त हो रहा है? बराबर 10। तो ये एक हमने समीकरण लिखी है। इस प्रकार से हम समीकरण को बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरी समीकरण हम यदि बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे? किसी संख्या के 4 गुने, तो ऐसे यहाँ भी लिखें, माना संख्या बराबर क्या माने? कुछ भी मान लीजिए, x मान लिया है। 4 गुने में, तो संख्या का 4 गुना कर दो, 4 गुना x। 5 जोड़ा जाए +5, तो 5 जोड़ दिया गया इसमें, कितना प्राप्त हो रहा है? बराबर 21। तो इस तरह से ये हमने दूसरी समीकरण बना ली। अब इस समीकरण की हमें जांच करनी चाहिए, क्या ये समीकरण है या नहीं है। तो पहले जो समीकरण हमारी बनी थी 6x - 8 = 10, ये जो बनी हुई है, अब ये समीकरण है या नहीं है? x की जगह हम 3 रख के देखें यहाँ पे, तो देखें क्या होता है। 6 तिया 18, 18 में से 8 गए 10, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। 6 तिया 18 -8 करके 10 ही आता है। तो इसलिए x = 3 इस समीकरण का हल है। दूसरे कथन को जांच के देखिएगा, x की जगह क्या रख दें जिससे ये 21 हो जाए। तो 4 रखने पर ये 4 चौक 16, 16 + 5 = 21 हो जाता है। तो इसका मतलब x = 4 इस समीकरण का एक हल है। अब ध्यान देने वाली बात जो है इसमें, वो ये है कि इसको देखिए आप, 6x - 8 बड़ा है 10 से, ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समता सूचक चिन्ह नहीं है। अच्छा, ये वाली 6x - 8 छोटा है 10 से, ये भी समीकरण नहीं है, क्योंकि समता सूचक चिन्ह इसके अंदर भी नहीं है। और ये समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीजीय व्यंजक भी है और समता सूचक चिन्ह भी है। कोई चर भी आ रहा है, एक चर x भी आ रहा है और समता सूचक चिन्ह भी आ रहा है। तो
ऐसी स्थिति में ये समीकरण है। जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है, कितनी होती है? 1। x की घात कितनी है? 1। तो जब किसी चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उस समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। अब तक हमने सीखा समीकरण क्या होती है और रेखीय समीकरण क्या होती है। जिस समीकरण में व्यंजक या चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे हम एक रेखीय समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से 6x - 8 = 10 और 4x + 5 = 20 ये सब रेखीय समीकरण हैं। किसी समीकरण में बाएं और दाएं पक्ष में कम से कम किसी एक पक्ष को चर से युक्त व्यंजक अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम एक तरफ x, y, z कोई ना कोई चर जरूर होना चाहिए, अन्यथा यह समीकरण नहीं होगी। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं 6 + 5 = 11 ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरफ कोई चर है ही नहीं। यदि कोई चर होता तो ये समीकरण बन सकती थी। जैसे नीचे वाले में x + 2 = 3 ये समीकरण है, क्योंकि इसमें एक तरफ x आया हुआ है, कोई चर आया हुआ है, और दूसरी तरफ समता सूचक चिन्ह भी है। तो इस प्रकार से ये समीकरण है। अब आप प्रयास करें कि बायां और दायां पक्ष आपको छांटना है। बायां पक्ष कौन सा होगा? जो बराबर से इधर की तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, उसे हम बायां पक्ष कहेंगे और इस वाले पक्ष को दायां कहेंगे। तो पहले समीकरण में क्या हो जाएगा? बायां x + 12 ये बायां पक्ष हो गया और दायां पक्ष 13। इसी तरह से 3x + 5 = 17 में बायां पक्ष हो जाएगा 3x + 5 और दायां पक्ष हो जाएगा 17। इसी प्रकार से बाकी सब में भी आप छांट सकते हैं और लिख सकते हैं। ये आपका काम है, आप देखिए छांट करके। बराबर से बाईं तरफ वाले सब बाएं पक्ष हो जाएंगे और बराबर के दाहिनी तरफ वाले सब दाएं पक्ष हो जाएंगे। अच्छा, इनमें रेखीय समीकरण छांटिए। सवाल नंबर 2 है आपके लिए कि इनमें रेखीय समीकरण छांटनी है। तो रेखीय समीकरण जिसमें x की घात अधिकतम 1 होती है या चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। तो पहले वाला सवाल रेखीय समीकरण नहीं है क्योंकि उसमें कोई चर ही नहीं है, और दूसरे वाला चूँकि उसमें चर है और उसकी अधिकतम घात 1 है तो वह रेखीय समीकरण है। इसी तरह से चौथे सवाल में, चौथे भाग में भी रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें x भी है यानी चर भी है और उसकी अधिकतम घात 1 है। चलिए अब हम समीकरण का हल करना सीखते हैं। समीकरण का हल कैसे करेंगे? जैसे 8 + x = 13 है, तो अब ये सोचिए कि हम x के स्थान पे क्या रख दें जिससे बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए। बिल्कुल ठीक, x = 5। x = 5 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अतः x = 5 इस समीकरण का एक हल होगा। इसे हम मूल भी कहते हैं। समीकरण का मूल कह लीजिए या हल कह लीजिए, एक ही बात है। तो वह संख्या जो चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को संतुष्ट कर देती है उस समीकरण का हल कहलाती है। तो वह संख्या जो x के स्थान पर या चर के स्थान पर रख देने पर समीकरण को संतुष्ट कर देती हो या उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता हो तो उसे ही हम समीकरण का हल या मूल कहते हैं। अब इसको करके देखिए आप, x + 1 = 2, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए? x के स्थान पे क्या रख दिया जाए? बिल्कुल ठीक, x = 1 रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए, तो निश्चित रूप से बायां पक्ष क्या बन जाएगा? बायां पक्ष हो जाएगा 1 + 1 यानी 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे और इस तरह से समीकरण हल हो जाती है। तो x का मान क्या रखना पड़ा? 1। अगले में बताइए, दूसरे में x + 2 = 2, x के स्थान पे क्या रख दें हम? तो x के स्थान पर 0, x के स्थान पर 0 रखने पर
यानी x बराबर 0 रख दिया जाए तो फिर ये समीकरण का हल हो सकता है।